नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रचित सिसोदिया आपके अपने YouTube चैनल चाणक्य क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछले दो क्लासेस में हम लोगों ने यूरोपियन कंपनी के आगमन को पढ़ा था और आज भी वही पढ़ेंगे। पिछले दो क्लासेस में हम लोगों ने पुर्तगालियों को पढ़ा, डचों को पढ़ा, अंग्रेज़ों को पढ़ा। आज की क्लासेस में हम लोग फ्रांसीसियों को पढ़ेंगे और उसके पश्चात जो फ्रांसीसियों और अंग्रेज़ों के मध्य जो युद्ध हुए, जिसे हम लोग इतिहास में कार्नेटिक वॉर या कर्नाटक युद्ध के बारे में जानते हैं, वो पढ़ेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं फ्रांसीसियों के बारे में। तो फ्रांसीसी जो कंपनी थी, जो फ्रांस के जो कंपनी की जो स्थापना हुई थी, उसमें दो लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। एक तो फ्रांस के जो शासक थे लुइस 14 और उनका एक बहुत ही योग्य, बहुत ही कैपेबल मिनिस्टर था, उसका नाम था कोलबर्ट। तो इन दोनों के प्रयासों से ही 1664 में फ्रांस की एक कंपनी की स्थापना होती है। उस कंपनी का नाम था कंपनी द इंड ओरिएंटल। कंपनी द इंड ओरिएंटल। कंपनी का नाम जरूर याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस पर कई प्रश्न आते हैं कि इस जो फ्रांस की जो कंपनी थी उसका वास्तविक नाम क्या था, या जो अंग्रेज़ों की जो कंपनी थी उसका वास्तविक नाम क्या था, या जो डचों की जो कंपनी थी उसका वास्तविक नाम क्या था। तो इस संदर्भ में आपको हर जितने भी देश व्यापारिक कंपनियां थीं, उसका जो वास्तविक नाम है वो आपको पता होना चाहिए। तो 1664 में फ्रांस की कंपनी की स्थापना होती है और 1668 में इन द ईयर 1668 द फर्स्ट फ्रांसीसी फैक्ट्री और द फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1668। 1668 में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री या प्रथम फ्रांसीसी व्यापारिक केंद्र की स्थापना 1668 में सूरत में हुई थी, फ्रैंको कैरो के नेतृत्व में। फ्रैंको कैरो एक फ्रांसीसी अधिकारी था और उसी के नेतृत्व में 1668 में सूरत में पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना हुई। 1669 में दूसरी फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना मसूलीपट्टनम में हुई थी। इसी के पश्चात 1673 में 1673 में वलीकोंडपुरम, एक दक्षिण भारत का एक क्षेत्र था, तटीय क्षेत्र था वलीकोंडपुरम, वहाँ का जो सूबेदार था शेर खान लोदी, उससे फ्रांसीसियों ने कुछ क्षेत्र प्राप्त किया था, कुछ गांव प्राप्त किया था, और उसी क्षेत्र में फ्रांसीसी बस्तियां बनती हैं और एक नई फ्रांसीसी बस्ती की स्थापना होती है, जिसे हम लोग इतिहास में जानते हैं किस नाम से, पौंडचेरी। फ्रैंको मार्टिन इसमें जो फ्रेंच अधिकारी थे उनका काफ़ी योगदान रहा है। तो 1673 में फ्रांस की एक बस्ती की स्थापना होती है पौंडचेरी, जो बाद में फ्रांसीसियों का मुख्यालय भी बनता है। अगर हम बंगाल के संदर्भ में बात करें तो 1674 में बंगाल का जो मुगल सूबेदार था शाइस्ता खान, उसने फ्रांसीसियों को बंगाल में अपने व्यापारिक केंद्र खोलने की अनुमति दी और उसके पश्चात बंगाल में भी फ्रांस के कई ट्रेडिंग सेंटर्स खोले जाते हैं, लेकिन उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण ट्रेडिंग सेंटर था उसकी स्थापना होती है 1690 और 92 के मध्य, जिसका नाम था चंद्रनगर में फ्रांस की एक फैक्ट्री की स्थापना होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था फ्रांस का। इसके पश्चात अगर हम बात करें तो 1721 में मॉरिशस, 1725 में मालाबार कोस्ट पर माहे और 1725 में माहे, माफ़ कीजिएगा, 1739 में कारिकल में भी इन सभी स्थानों पर फ्रांसीसियों ने अपनी व्यापारिक केंद्र की स्थापना की थी और ये सभी क्षेत्र फ्रांसीसियों के नियंत्रण में थे। अगर हम बात करें फ्रांसीसियों का जो व्यापारिक केंद्र था उसका मुख्यालय कहाँ था, तो वो पौंडीचेरी था और पहले जो महानिदेशक बनाए गए थे फ्रांसीसी व्यापारिक केंद्र के, उनका नाम था मार्टिन। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष के तरफ।
जितने भी व्यापारिक कंपनियां भारत में आईं उसमें अंत में दो ही शक्तिशाली बस्ती हैं, एक थे अंग्रेज और एक थे फ्रांसीसी, और इन दोनों के मध्य संघर्ष हुआ, वर्चस्व की लड़ाई हुई। और इस युद्ध और आपस में ये जो वर्चस्व की लड़ाई हुई इसमें अंततः अंग्रेज सफल हुए। तो हम लोग आइए देखते हैं कि किस प्रकार से, किस वर्ष और क्या क्या कारण थे आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष, और ये जो संधियाँ और किस आधार पे संधियाँ होती हैं। और ये जो इतिहास है आंग्लो फ्रांसीसी संघर्ष जो हुआ था इसको हम लोग इतिहास में एंग्लो कर्नाटिक वॉर के रूप में जानते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक कठिन टॉपिक इसलिए है क्योंकि ये फैक्चुअल भी है और इससे क्वेश्चन आते हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि क्वेश्चन आते भी हैं और अधिकतर जो अभ्यर्थी हैं इसको गलत भी करते हैं। तो इसको हम लोग थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे और फैक्चुअल चीज़ें हैं इसमें, तो फैक्ट्स भी पढ़ेंगे। तो जो पहला जो आंग्लो फ्रांसीसी संघर्ष हुआ था उसमें उसके थोड़ा बैकग्राउंड में जाते हैं कि उसके पीछे क्या मुख्य कारण थे। तो अगर हम बात करें भारतीय परिप्रेक्ष्य में, तो उस समय हैदराबाद का जो निज़ाम था, हैदराबाद का जो अर्ध स्वतंत्र शासक था उसका नाम था निज़ामुल मुल्क आसफ जाह। वैसे तो देखा जाए तो हैदराबाद का जो क्षेत्र था वो मुग़ल साम्राज्य का एक पार्ट था, लेकिन आसफ जाह ने उसको एक अर्ध स्वतंत्र क्षेत्र के रूप में विकसित कर लिया था, और वो सिर्फ नाम मात्र का मुग़लों के अधीन था, वो मूलतः पूरी तरह से स्वतंत्र हो चुका था। तो हैदराबाद का जो शासक था उसका नाम था आसफ जाह। हैदराबाद का जो पश्चिम का जो क्षेत्र था जिसको हम लोग इतिहास में कर्नाटक के नाम से जानते हैं, कर्नाटक में कर्नाटक का जो शासक था वो जो नायब सूबेदार था उसका नाम था शहादत उल्ला खान। वह निज़ाम के अधीन था, लेकिन जिस प्रकार से निज़ाम दिल्ली के मुग़ल शासकों से पूरी तरह से स्वतंत्र हो चुका था, उसी प्रकार से कर्नाटक का जो ये नायब सूबेदार था यह भी आसफ जाह से पूरी तरह से स्वतंत्र था। और इसी शहादत उल्ला खान ने अपने भतीजे को हैदराबाद का, कर्नाटक का, माफ़ कीजिएगा, कर्नाटक का अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। ठीक है, लेकिन इसी बीच हुआ क्या, 1741 में 1741 में मराठों ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया और शहादत उल्ला खान के भतीजे को जान से मार डाला, उसकी हत्या कर दी और उसके दामाद चंदा साहिब को बंदी बना लिया। अब क्या हुआ, वहाँ पे कोई शासक नहीं था, तो इसी बीच हैदराबाद के निज़ाम ने ही अपने ही एक रिश्तेदार अनवरुद्दीन को कर्नाटक का शासक घोषित कर दिया। इस तरह से कर्नाटक में पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा था। वहाँ पे जो राजनीतिक वातावरण था वो उतना अच्छा नहीं था, आपस में युद्ध हो रहे थे, लोगों में मतभेद भी था। इसी बीच जो अंग्रेज जो थे और जो फ्रांसीसी जो कर्नाटक और आसपास के क्षेत्रों में अपना व्यापार कर रहे थे, ये जो पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा था उसके बावजूद भी अंग्रेज और फ्रांसीसी अपना व्यापार शांतिपूर्ण ढंग से कर रहे थे। किंतु उसी बीच हुआ क्या कि 1746 में से इन द ईयर 1746 1746 ईस्वी में यूरोप में, ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हो जाता है, वॉर ऑफ सक्सेशन शुरू हो जाता है। और इस वॉर ऑफ सक्सेशन में एक फैक्शन को इंग्लिश सपोर्ट करते हैं और एक फैक्शन को फ्रांसीसी सपोर्ट करते हैं। और जब वॉर ऑफ सक्सेशन का जब युद्ध शुरू होता है यूरोप में, तो फाइनली फिर इंडिया में भी फ्रांसीसी और अंग्रेज एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। भारत में युद्ध की शुरुआत तो अंग्रेज़ों ने की थी, लेकिन फ्रांसीसियों ने डुप्ले और बोडाने के नेतृत्व में इस युद्ध में मद्रास को चारों तरफ से घेर लिया और कहा जाए तो मद्रास पर अपना अधिकार भी कर लिया। जब मद्रास पर फ्रांसीसियों ने अधिकार कर लिया जो अंग्रेज़ों के अधीन था, तो अंग्रेज़ों ने अपने मित्र
अनवरुद्दीन जो कर्नाटक का जो नवाब था उससे कहा कि आप जो हैं फ्रांसीसियों को कर्नाटक और हैदराबाद से खदेड़िए। तो इसलिए इसी परिप्रेक्ष्य में फिर अनवरुद्दीन, कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन और फ्रांसीसियों के बीच में एक युद्ध होता है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन आता है इससे। उसको इतिहास में कहा गया है सेंट थॉमे का युद्ध, सेंट थॉमे का युद्ध। और इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ? इस युद्ध का परिणाम ये हुआ कि अनवरुद्दीन की सेना फ्रांसीसियों की सेना से बुरी तरह से पराजित हुई और ये सिद्ध हो गया कि यूरोपियन शक्ति या यूरोपियन सेना सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन इसी बीच यूरोप में ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया। एक्स ला शापेल की संधि होती है 1748 में, 1748 में एक्स ला शापेल की संधि होती है, ट्रीटी ऑफ एक्स ला शापेल। और इस संधि के द्वारा क्या होता है? भारत में भी युद्ध समाप्त हो जाता है। दूसरी तरफ मद्रास पुनः अंग्रेजों को वापस कर दिया जाता है फ्रांसीसियों द्वारा। और अमेरिका में लुईवर्ग जो फ्रांसीसियों के कब्जे में था, जिस पर अंग्रेजों ने अपना अधिकार कर लिया था, लुईवर्ग का क्षेत्र फिर से फ्रांसीसियों को दे दिया जाता है। तो प्रथम कर्नाटिक युद्ध समाप्त हो गया। दूसरा कर्नाटिक युद्ध की शुरुआत होती है 1749 में और इसकी समाप्ति होती है 1754 में। इसके पीछे क्या कारण था? इसके पीछे कारण ये था कि हैदराबाद का जो निज़ाम था, जब उसने अपने उत्तराधिकारी, अपने पुत्र नासिर जंग को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। और जब निज़ाम की जब मृत्यु हो जाती है, जब आसफ जहाँ की जब मृत्यु हो जाती है, तो उसके पुत्र नासिर जंग और उसके अपने भांजे मुजफ्फर जंग में उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो जाता है। इसी बीच कर्नाटक में क्या हुआ? कर्नाटक में मराठा ने चंदा साहिब को, जिनको मराठाओं ने बंदी बना लिया था, उसको उन्होंने रिहा कर दिया। और कर्नाटक का जो नवाब था अनवरुद्दीन और चंदा साहिब के बीच में मतभेद हो गया कर्नाटक के क्षेत्र के लिए। तो यहाँ पे हुआ क्या कि फ्रांसीसियों ने हैदराबाद में समर्थन दिया आसफ जाह के भांजे मुजफ्फर जंग को, और कर्नाटक में उन्होंने समर्थन दिया चंदा साहिब को। और चंदा साहिब, मुजफ्फर जंग और फ्रांसीसियों ने मिलकर कर्नाटक में अनवरुद्दीन को पराजित किया और इस युद्ध में अनवरुद्दीन मर जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। अनवरुद्दीन का जो पुत्र था मोहम्मद अली, वो भाग के चला जाता है त्रिचन्नापल्ली। और चंदा साहिब जो थे उन्होंने कर्नाटक के दूसरे क्षेत्र आरकोट पर अपना शासन करना शुरू कर दिया। जब मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब को जब फ्रांसीसियों ने समर्थन दे दिया, तो अंग्रेज़ों ने भी दूसरी तरफ अनवरुद्दीन और आसफ जाह के पुत्र नासिर जंग को अपना समर्थन दे दिया। और ये फिर अंग्रेज और फ्रांसीसी एक दूसरे के आमने सामने आ गए, फिर से आ गए। और इस युद्ध में कई लोगों युद्ध में मारे जाते हैं, जैसे कि चंदा साहिब मारे गए, मुजफ्फर जंग की भी मृत्यु हो जाती है। फाइनली इसका रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट यही होता है कि हैदराबाद में मुजफ्फर जंग का पुत्र सलावत जंग बनता है, हैदराबाद का निज़ामुल मुल्क, और दूसरी तरफ कर्नाटक में चंदा साहिब पराजित हो जाते हैं और अनवरुद्दीन का पुत्र मोहम्मद अली कर्नाटक का नवाब बन जाता है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि कर्नाटक में मोहम्मद अली अंग्रेज समर्थित सब शासक बनता है, वहाँ का शासक, और हैदराबाद में मुजफ्फर जंग का पुत्र नासिर सलावत जंग बनता है, वहाँ का शासक। तो हैदराबाद में फ्रांसीसियों की स्थिति मजबूत थी और कर्नाटक में अंग्रेज़ों की स्थिति मजबूत थी। इस युद्ध का समापन होता है पौंडीचेरी की संधि द्वारा, और इस युद्ध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा गया था, अंबूर का युद्ध 1749 में। अब प्रश्न किस प्रकार से आ सकता है? प्रश्न ये पूछ सकता है कि अंबूर का युद्ध जो था वह कौन से कर्नाटिक वॉर में लड़ा गया था?
तो अम्बुर्ग का युद्ध कौन से में लड़ा गया था? सेकेंड कर्नेटिक वॉर में। इस प्रकार से क्वेश्चन आता है कि अम्बुर्ग का युद्ध कौन से एंग्लो फ्रांसीसी संघर्ष में ये युद्ध हुआ था? तो वो दूसरे एंग्लो कर्नेटिक वॉर में अम्बुर्ग का युद्ध भी 1749 में हुआ था। अभी 2000 अभी रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुआ था यूपीपीसीएस का, उसमें ये प्रश्न आया था कि प्रथम कर्नेटिक वॉर में मद्रास अंग्रेजों को वापस मिलता है कि नहीं? तो मद्रास पहले कर्नेटिक वॉर में मद्रास अंग्रेजों को वापस दे दिया जाता है। खैर, हम लोग पढ़ रहे थे सेकेंड कर्नेटिक वॉर। इस युद्ध का समापन पौंडीचेरी की संधि द्वारा हुआ था। ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी की संधि द्वारा हुआ था। संधि में यही हुआ था, संधि की जो शर्तें थी वो ये थी कि अब अंग्रेज और फ्रांसीसी भारत के जो स्थानीय शासक हैं उनके आपस के संघर्षों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन इस संधि को मान्यता नहीं मिली इन दोनों देशों के होम गवर्नमेंट से। वहाँ के जो इंग्लैंड और फ्रांस के जो शासक थे उन्होंने इस संधि को मान्यता नहीं दी। इसी बीच 1756 में एक बार फिर फ्रांसीसी और अंग्रेज फिर से एक दूसरे के आमने सामने आ गए। उसका कारण क्या था? उसका कारण था 7 ईयर्स वॉर। यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध या 7 ईयर वॉर्स स्टार्ट हो चुकी थी, उसका प्रारंभ हो चुका था और अंग्रेज और फ्रेंच एक बार फिर यूरोप में आपस में आ गए थे, आमने सामने आ चुके थे। और उसी का परिणाम था कि भारत में भी इन दोनों फ्रांस और इंग्लिश दोनों के जो यहाँ के जो सेनाएं थीं उन लोगों ने एक दूसरे के ट्रेडिंग सेंटर्स पर अटैक करना शुरू कर दिया। और इसी तीसरे कर्नेटिक युद्ध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा गया था, वो था बैटल ऑफ वांडीवाश। वांडीवाश का युद्ध बहुत ही निर्णायक युद्ध था जो कि 1760 में लड़ा गया था, 1760 में लड़ा गया था। इस युद्ध में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट लाली ने किया था और इंग्लिश फोर्सेस को लीड किया था आयरकूट ने। और इस युद्ध में फाइनली फ्रांसीसी पराजित हुए और इसी युद्ध ने ये सिद्ध कर दिया या ये कह दिया कि भारत में अब शासन कौन करेगा? अंग्रेज करेंगे। फ्रांसीसी शक्ति बुरी तरह से पराजित होती है। हालांकि इसके बाद 1763 में जो संधि हुई थी, पेरिस की जो संधि हुई थी 1763 में, उस संधि में फ्रांस के जो ट्रेडिंग सेंटर्स थे, जो बस्तियां थीं, वो सब फ्रांसीसियों को वापस कर दी गई थी। लेकिन अब वह उसका फोर्टिफिकेशन नहीं कर सकते थे और इसी के पश्चात फ्रांसीसी शक्तियां जो थी वो सिर्फ पौंडीचेरी तक सिमट गई। पौंडीचेरी हालांकि उनके पास 1954 तक रहा। इसीलिए कहा जाता है, पंडित नेहरू ने कहा था, पौंडीचेरी को क्या कहा था? पौंडीचेरी को कहा था पंडित नेहरू ने आइलैंड ऑफ फ्रेंच कल्चर इन इंडिया। आइलैंड ऑफ फ्रेंच कल्चर इन इंडिया कहा था क्योंकि फ्रांस जो पौंडीचेरी है वो एक उपनिवेश था फ्रांसीसियों का। आज भी फ्रांस अगर आप जाएंगे पौंडीचेरी तो वहाँ पे जो बिल्डिंग है, वहाँ का जो आर्किटेक्चर है, वो जो वहाँ का जो कल्चर है वो फ्रेंच कल्चर से काफ़ी कुछ मिलता जुलता है। अब हम लोग आज तो इतना ही, लेकिन मैं आपको और कुछ खास बात बताना चाह रहा हूँ। परीक्षा के परिप्रेक्ष्य में 2-3 बातें मैं आपको बताऊँगा। पहला तो ये कि क्लास को आप लोग निरंतर देखते रहिए। निरंतरता बहुत ज़रूरी है क्लास को आपको कुछ समझने के लिए, कॉन्सेप्ट बनाने के लिए। और दूसरी बात कि आप बहुत से अभ्यर्थी, बहुत से छात्र मोटिवेशनल वीडियो देखते तो होंगे ही, लेकिन मोटिवेशन तभी आएगा, वीडियो देखने से अति ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके अंदर का मोटिवेशन। आप कितना भी वीडियो देख लें, मोटिवेशनल वीडियो आप कितना भी देख लें, लेकिन आपके अंदर से अगर मोटिवेशन नहीं आएगा तो उसका कोई मतलब है नहीं। तो कोई भी वीडियो अगर आप देख रहे हैं, चाहे मेरा चाहे किसी और का, तो उसको आप लोग निरंतरता से देखिए, ठीक है। दूसरी बात, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो मैं परीक्षा के परिप्रेक्ष्य में बताना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, परीक्षा देते हैं, तो एक बात ध्यान रखिएगा
कि अब तो हर एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग हो रही है। तो एक बात ध्यान रखिएगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो मैं बताता रहता हूँ कई लोगों को। पहला बात तो ये कि जो आसान प्रश्न होते हैं, आप ये ध्यान रखिएगा कि जब आप परीक्षा दें तो आपका जो आसान प्रश्न है वो गलत ना हो। अगर आपका आसान प्रश्न गलत हो रहा है और उसकी संख्या अगर 4 या 5 तक पहुंच गई, इसका मतलब ये है कि आप परीक्षा से बाहर हो रहे हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप आसान प्रश्न कभी गलत न करें। जो प्रश्न आप पढ़ चुके हैं वो प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगली क्लासेस में हम लोग और चीज़ को पढ़ेंगे। मेनली अगली क्लासेस में हम लोग मुगल साम्राज्य का जो विघटन था उसको पढ़ेंगे। उसके बाद जो क्षेत्रीय राज्यों की जो स्थापना हुई, जिसमें बंगाल है, मराठा हैं, सिख हैं, राजपूत हैं, मैसूर हैं, इन सबको हम लोग अगली क्लासेस में पढ़ेंगे। धन्यवाद।